बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिजवाना ने जो बयान होश में आने के बाद दिया वो बहुत ही टूटे फूटे लफ्ज़ों में बेरब्त है और उसके अंदर तो बोलने की हिम्मत भी बाकी नहीं रही है। वो मौत से जीत कर दोबारा ज़िंदगी की तरफ लौटी है, लेकिन उसके अंदर ज़िंदगी हार चुकी है। शायद वो कभी इंसानियत पर एतबार नहीं कर सकेगी। रिजवाना ने अपनी जो कहानी हमारे सामने बयान की वो होश उड़ा देने के लिए काफ़ी है। आज के इस पढ़े लिखे माशरे में भी कैसे कैसे हैवान मौजूद हैं, ये जानकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सिविल अदालत के जज जैसे मोअज़्ज़ज़ शख्स और उनकी पढ़ी लिखी बीवी ने एक मासूम 14 साला बच्ची पर दरिंदगी और जुल्म का वो पहाड़ तोड़ा है कि जिसकी कहीं कोई मिसाल नहीं मिलती। सिविल हॉस्पिटल लाहौर के आईसीयू में मौजूद रिजवाना ने जब होश में आकर अपनी आंखें खोली तो उसने ऐसे रूह लर्जा देने वाले इंकशाफ किए कि जानकर रोंगटे खड़े हो गए। रिजवाना से होने वाली इस बातचीत को मैं रिजवाना की ज़बानी बयान कर रही हूँ, लेकिन सच कहूँ तो रिजवाना की हालत देख के मेरा अपना दिल भी कांप गया है। सफ़ेद चादर में लिपटी ये मासूम सी 14 साला बच्ची उस वक्त जिस हालत में है, मैं उसे बयान करने से भी कासिर हूँ। मेरा नाम रिजवाना है, मेरा ताल्लुक़ सरगोदा से है। हम 10 बहन भाई हैं और मेरा नंबर 5वां है। मेरी अम्मा एक ज़मींदार के घर मुलाजमा है। आज से तकरीबन 7 माह पहले की बात है। मेरी अम्मा ज़मींदार की हवेली से शाम के वक्त घर लौटी तो उसके चेहरे पर बड़ी ही खुशी थी। अम्मा को खुश देखकर हम बच्चे भी खुश हुए और अम्मा से पूछा कि क्या बात है अम्मा, तू इतनी खुश क्यों है? अम्मा कहने लगी, बात ही ऐसी है, ज़मींदार साहब ने बताया है कि उनके कोई शहरी जानने वाले हैं और उन्हें काम के लिए एक मुलाजमा की ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने ज़्यादा काम नहीं करवाना, थोड़ा बहुत ही काम होगा। बाकी वो चाहते हैं कि जो भी बच्ची उनके घर आए वो उसे शहर में तालीम दिलवा दे ताकि बच्ची की तालीम भी हो जाए और उनके छोटे मोटे काम भी निमट जाएं। तालीम का सुनकर मैं खुशी से बोल पड़ी, अम्मा मुझे ही शहर भेजना, मुझे तालीम हासिल करनी है, मुझे दूसरों की तरह अनपढ़ नहीं रहना। मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ ताकि तुम्हारी और अब्बा की मदद कर सकूँ। अब्बा कब तक यूं ही मेहनत मजदूरी करता रहेगा? सुबह का निकला रात को घर लौटता है, फिर भी इतने पैसे नहीं कमा पाता कि हमारी ज़रूरतें पूरी हो सकें। अम्मा कहने लगी, रिजवाना सोचा तो मैंने भी यही है कि तुझे भेजूंगी। तू काम काज में बड़ी अच्छी है और पढ़ाई में भी तेरा दिल लगता है। क्या पता तेरे ही बदौलत हम सबकी किस्मत बदल जाए। तेरा अब्बा मजदूरी से लौट आए तो उससे बात करती हूँ, वो क्या कहता है। अम्मा तो ये कहकर घर के कामों में लग गई, लेकिन मैं दिल ही दिल में शहर जाने के ख्वाब देखने लगी। मुझे काम काज करने से कोई मसला नहीं था, मैं तो इस बात पर खुश थी कि इसी बहाने मुझे पढ़ाई नसीब होने वाली थी। अंधेरा होने के बाद अब्बा घर लौटा तो अम्मा ने उसे ज़मींदार साहब की बात की और बताया कि उन्हीं के कोई जानने वाले मुझे शहर में अपने घर बुलाना चाहते हैं। थोड़ा बहुत कामकाज होगा और वो मुझे शहर के किसी अच्छे स्कूल में भेज देंगे और हर महीने अच्छी खासी रकम भी हमें भिजवाया करेंगे। अपनी रिजवाना के तो समझो नसीब बदल जाएंगे। ये सुनकर अब्बा भी राज़ी हो गया, क्योंकि 10 बच्चों का पेट पालना इस महंगाई के दौर में अम्मा अब्बा के बस से बाहर हो चुका था। दोनों मिलकर दिन रात मेहनत कर रहे थे, उसके बावजूद बामुश्किल 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी। अब्बा ने जैसे ही हामी भरी, मैंने जल्दी जल्दी अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। सामान क्या था, 4 जोड़े ही तो थे। अम्मा ने अगले ही दिन हवेली जाकर ज़मींदार साहब को बता दिया कि हम रिजवाना को भेजने के लिए राज़ी हैं। वो कहने लगे, फिक्र ना करो, मैं खुद ही इस्लामाबाद जाकर इसे छोड़ आऊँगा। बहुत भले लोग हैं, तुम्हारी बेटी का ख्याल रखेंगे। अम्मा भी आंखें बंद करके ज़मींदार साहब पर भरोसा करती थी, इसलिए ना ही लोगों के बारे में ज़्यादा पूछताछ की और ना ही मेरे हवाले से फ़िक्रमंद हुई। वो यही समझी कि ज़मींदार साहब ने किसी अच्छे घराने की बात की होगी, लेकिन अम्मा को क्या मालूम था कि वो मुझे इंसानों में नहीं बल्कि हैवानों में भेज रही है। 2 दिन बाद ही ज़मींदार साहब ने मुझे अपनी बड़ी सी गाड़ी में बिठाया और हम इस्लामाबाद पहुंच गए। एक आलीशान सा बंगला था, ऐसा लगता था जैसे कोई महल हो।
وہ مجھے اپنے ساتھ اندر لے گئے۔ وہاں ایک بیگم صاحبہ موجود تھیں۔ ان کے جسم پر بہترین لباس موجود تھا اور ان کے انداز بالکل ہی الگ تھے۔ وہ تو مجھے کسی سلطنت کی ملکہ لگ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں سپنوں کی دنیا میں آ گئی ہوں۔ مالکن کا نام صوفیہ تھا۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور زمیندار صاحب سے کہنے لگی، بہت اچھا کیا، صحیح لڑکی لائے ہو، اس کی عمر بھی مناسب ہے، پھرتی سے کام بھی کرے گی، مجھے بھی زیادہ پریشانی نہیں ہوگی، ورنہ جوان لڑکیوں کے رکھتے ہوئے تو میں ذرا گھبراتی ہی ہوں۔ یہ سن کر زمیندار صاحب ہنس کر کہنے لگے، صوفیہ صاحبہ، آپ بس پابندی سے ہر مہینے اس کی تنخواہ بھجوا دیا کریں، باقی اس کے گھر والوں کو میں دیکھ لوں گا۔ زمیندار صاحب نے مجھے چھوڑ کر تو چلے گئے تو مالکن نے مجھے کاموں کی ایک طویل فہرست پکڑا دی۔ گھر کا ہر چھوٹا بڑا کام اس میں شامل تھا۔ ان کی پرانی ملازمہ شاید کام چھوڑ کر جا چکی تھی یا کیا بات تھی میں نہیں جانتی تھی، لیکن ایک ہی وقت میں گھر کے سارے کام میرے حوالے کر دیے گئے تھے۔ صفائی سے لے کے برتن دھونے تک ہر کام مجھے ہی کرنا تھا۔ یہ وہ کام تھے جو میں 24 گھنٹے بھی کرتی تو ختم نہ ہوتے۔ پہلے میں کچھ گھبرا گئی، لیکن پھر ڈر کے مارے خاموش رہی۔ نئی جگہ، نئے لوگ اور پھر مالکہ کو تو خوف ہی الگ ہوتا ہے۔ میں خاموشی سے کام کرنے لگی۔ جب شام ہوئی تو میں تھکن سے نڈھال ہوئی اور کچھ سستانے کی غرض سے بیٹھ گئی۔ اسی وقت مالکن باورچی خانے میں چلی آئی اور مجھے بیٹھا دیکھ کر کہنے لگی، تیرے باپ کو اس لیے پیسے نہیں بھیجتی کہ تو یہاں آرام سے بیٹھ، چل جلدی سے سارے گھر کی صفائی کر، بڑے صاحب آنے والے ہیں۔ میں پسینے سے شرابور ہونے کے باوجود بھی مالکن کے حکم پر کھڑی ہو گئی۔ میں نے جلدی جلدی سارے گھر کی صفائی مکمل کی اور تقریباً مجھے 2 گھنٹے کا وقت لگ گیا۔ گھر ہی اتنا بڑا تھا۔ صفائی کرنے کے بعد میں مالکن کے پاس گئی اور انہیں بتایا کہ میں پوری صفائی کر چکی ہوں، اور پھر ڈرتے ڈرتے ان سے پوچھا کہ مالکن مجھے اسکول میں کب بھیجیں گی؟ یہ سننا تھا کہ مالکن نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا اور کہنے لگی، تو یہاں کام کرنے آئی ہے یا پڑھائی کرنے؟ لگتا ہے تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس گھر سے نکلنے کے بارے میں سوچنا بھی مت، خاموشی سے کاموں میں لگی رہے۔ مالکن کی بات سنتے ہی میرے سارے خواب جو میری آنکھوں میں سجائے میں شہر آئی تھی وہ سب پل بھر میں چکنا چور ہو گئے تھے۔ میں اتنی چھوٹی نہیں تھی کہ یہ بات سمجھ نہ پاتی کہ زمیندار نے میری ماں سے جھوٹ بولا تھا۔ مالکن کا مجھے اسکول بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی گھر میں چھوٹے موٹے کام تھے، بلکہ مالکن تو پورے وقت کے لیے ایک ملازمہ چاہیے تھی۔ مالکن کی بات پر میں رونے لگی تو مالکن کو شدید غصہ آ گیا۔ انہوں نے میرے بالوں سے جڑ سے پکڑا اور ایک زوردار دھکا دے مارا۔ میں سامنے سجی ٹیبل سے ٹکرائی۔ مالکن کہنے لگی، اگر میرے سامنے نخرے کر کے دکھائے تو تیرے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گی۔ مالکن کی بات پر میرا سارا جسم خوف سے کانپنے لگا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ شہر میں رہنے والی پڑھی لکھی میری مالکن اس طرح کی بات کرے گی۔ مالکن کے 3 بچے تھے۔ میں جب بھی ان کے کمرے کی صفائی کرتی تو میرا دل ان کی کتابوں، ان کے کھلونوں پر آنے لگتا۔ دل چاہتا کہ میں بھی کچھ دیر بیٹھ کر ان چیزوں سے کھیل لوں، کچھ کتابیں کھول کر پڑھنے کی کوشش کروں۔ ایک دن کمرے میں کوئی نہیں تھا تو میں نے مالکن کی بیٹی کے ٹیڈی بیئر کو اپنی گود میں لے لیا، اور بس وہی وقت تھا کہ جب میری شامت آ گئی۔ مالکن کی بیٹی کمرے میں آئی، اس نے مجھے اپنی ٹیڈی بیئر کے ساتھ دیکھا تو مالکن کو بتا دیا۔ مالکن نے آؤ دیکھا نہ تاؤ مجھے کھینچتے ہوئے باورچی خانے میں لے گئی اور میرے ہاتھ کو چمٹے سے جلا دیا۔ میں بری طرح چیخنے لگی، لیکن نہ جانے مالکن کے سینے میں کیسا دل تھا کہ انہیں میری تکلیف کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بس چیختے ہوئے یہ کہہ رہی تھی کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بچوں کی چیزوں کو ہاتھ لگانے کی؟ تم جیسی نیچ ذات لڑکی میرے بچوں کی چیزوں کو نہیں چھو سکتی۔ مالکن کے سر پر تو گویا جنون سوار تھا، اور جب ان کا غصہ کچھ اترا تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، لیکن جب تک میرے ہاتھوں پر چمٹے سے جلنے کے کئی داغ پڑ چکے تھے۔ مجھے اسی حالت میں چھوڑ کر وہ چلی گئی اور میں زاروں قطار رونے لگی۔ مجھے میرا گھر یاد آ رہا تھا۔ میرے گھر میں غربت تھی، کھانے کو کچھ نہیں تھا، لیکن میری ماں نے کبھی ہمارے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا تھا۔ اب بھی میری ماں نے صرف پڑھائی کی غرض سے مجھے یہاں بھیجا تھا کہ میں پڑھ لکھ کے کسی قابل ہو جاؤں گی تو میرے بھائی بہنوں کی قسمت بھی بدل جائے گی، لیکن شاید انہیں بھی معلوم نہیں تھا کہ اس شہر میں کیسے درندے رہتے ہیں۔ اتفاق ہوا کہ 2 دن بعد اماں کا فون آ گیا۔
वो मुझसे तवील बात करना चाहती थी, लेकिन बेगम साहिबा ने पहले ही फ़ोन में अम्मा से कह दिया कि ज़्यादा बात मत करना वरना रिजवाना घर आने की ज़िद करेगी। अम्मा उनकी बात पर शायद राज़ी होगी, और जब मुझसे बात शुरू की तो मैंने अम्मा से पहली बात ही यही की कि अम्मा मुझे घर वापस बुलवा लें, मुझे घर की याद आती है। मैं इससे ज़्यादा कुछ ना बता सकी। मैं अम्मा से ये ना कह सकी कि मालकिन ने मेरा पूरा हाथ चिमटे से जला दिया है, मेरे हाथ की खाल उतर चुकी है। मैं पानी में हाथ डालती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि मालकिन मेरे सर पर खड़ी थी। उसके हाथ में एक डंडा था और मुझे इशारे से कह रही थी अगर मैंने कुछ भी अम्मा से कहा तो वो मेरा सर फाड़ देगी। मैंने खौफ के मारे अम्मा से सिर्फ घर वापसी की ज़िद की तो अम्मा ने मुझे समझाया और कहने लगी, बेटी बेवकूफ़ों जैसी बातें ना कर, वहाँ रहकर तेरा मुस्तकबिल बन जाएगा। यहाँ तेरे बाप के पास रखा ही क्या है, तेरी ज़िंदगी भी ख़राब हो जाएगी। ज़मींदार साहब ने इस महीने एडवांस के नाम पर ही पूरे 10,000 रुपये हमारे हाथ में रखे हैं और कहा है कि हर महीने हमें 10,000 रुपये मिला करेंगे। तेरा बाप तो बहुत खुश है, घर की सारी ज़रूरियात उन पैसों की वजह से पूरी हो जाएंगी। अम्मा की बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी। मैं अम्मा को क्या बताती कि यहाँ मेरी ज़िंदगी के साथ क्या खेल खेला जा रहा है। 10,000 रुपये के बदले 24 घंटे मुझसे काम लिया जा रहा था। अम्मा ने जल्द ही फ़ोन काट दिया, शायद मालकिन की हिदायत पर अमल किया था। अम्मा के फ़ोन रखते ही मालकिन ने मुझे मारना शुरू कर दिया। कहने लगी, तुझे बहुत घर की याद आती है, बहुत शौक है घर जाने का। जब तक तेरे हाथ पाँव सलामत है तुझे यही काम करना है। मैं पूरी तरह से उनका हुक्म मानने पे मजबूर थी। मालकिन ने मुझ पर किसी लम्हे रहम नहीं खाया। ना ठीक से खाने को देती, ना ही सोने के लिए कोई बेहतर जगह थी। वो घर के लॉन में मुझे सुलाया करती। सर्दी, गर्मी, बरसात के मौसम में मैंने लॉन में ही रातें गुजारी। अक्सर तो मैं ठंडी बारिशों में भीग जाती और फिर मेरी तबीयत ख़राब हो जाती, लेकिन वो मेरी दवा का इंतज़ाम भी न करती। उनके नज़दीक में एक बेजान सी कोई चीज़ थी जिसे वो अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकती थी। एक दिन मालकिन अपने बच्चों के साथ शॉपिंग पर गई तो मुझे भी अपने साथ ले गई। मकसद अपना सामान पकड़ाना था, लेकिन वहाँ बहुत सारी चीज़ें देखकर मेरा दिल भी ललचाने लगा और बेख्तियार ही मैंने मालकिन से एक छोटे से खिलौने की फरमाइश कर दी। मालकिन ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूर कर देखा और बिना वो चीज़ दिलाए ही मुझे घर वापस ले आई और घर आते ही अपने बड़े बड़े नाखून मेरी आंखों में चुभाने शुरू कर दिए और कहने लगी कि बाहर जाते वक्त अपनी आंखें बंद रखा करो। मैं तुम्हें सामान उठाने के लिए लेकर जाती हूँ, सामान दिलाने के लिए नहीं। मालकिन का नाखून बहुत ज़ोर से मेरी आंख में चुभा था, खून आने का था, लेकिन मालकिन को ज़रा भी तरस नहीं आया। मैंने पानी से आंख धोई, जैसे जैसे खून रुक गया, लेकिन मुझे उस आंख से धुंधला दिखाई देने लगा। तकलीफ़ भी बहुत ज़्यादा थी। मैं उस तकलीफ़ के साथ ही काम कर रही थी। मुझे सफाई में बहुत सारी जगहों पर कोताही रह गई और वजह यही थी कि मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन मालकिन को लगा कि मैं जानबूझकर काम चोरी कर रही हूँ। वो कहने लगी, 10,000 रुपये महीने तेरे घर भेज रही हूँ, लेकिन फिर भी तू ढंग से काम नहीं करती। उन्होंने पानी का मोटा वाला पाइप उठाया और मुझे मारना शुरू कर दिया। वो पाइप मेरे पैरों पर बुरी तरह पड़ रहा था। तकलीफ से मेरी हालत बुरी होने लगी थी। ऐसा लगा था जैसे मेरे पैरों में कुछ चटक गया हो और बाकी मेरे पैरों की हड्डियां टूट गई थीं। मुझसे खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा था। मैं वहीं बैठ गई तो मालकिन ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खड़ा किया और इतनी ज़ोर से मेरे हाथों की उंगलियों को मरोड़ा कि मेरी उंगलियां तक टूट गईं। लेकिन मालकिन को तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं सब ड्रामा कर रही हूँ। ना ही मुझ में खड़े होने की हिम्मत थी और ना ही टूटे हाथों से काम करने की। जब मैंने घर की सफाई न की तो मालकिन ने चिमटा गर्म करके मेरी कमर पर लगाया और कहने लगी कि तेरे ड्रामे ख़त्म नहीं होते, जल्दी से सफाई कर। मैंने मालकिन से रोते हुए कहा कि मेरे लिए सफाई करना मुमकिन नहीं है। तो मालकिन ने मेरी कमर पर जले के ज़ख्म पर ज़ोर से हाथ मारा और कहने लगी, अगर काम नहीं किया तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। उस ज़ख्म पर हाथ लगने से ऐसी तकलीफ़ हुई थी कि मैं गिरते पड़ते काम करने लगी। मुझे अपनी अम्मा की बहुत याद सता रही थी। अम्मा ने दरमियान में 2 दफ़ा फ़ोन किया था, लेकिन वही सरसरी सी बात हुई थी। ना ही मालकिन ज़्यादा बात करने देती थी और ना ही मुझे कुछ बताने देती थी।
अम्मा यही कहती हैं कि बेटा दिल लगा कर काम कर, और मैं खामोशी से अम्मा की बात सुनती रहती। 7 महीने होने वाले थे और फिर ऐसा वक्त आ गया कि मैं ना खड़ी हो सकती थी ना बैठ सकती थी। सफाई भी लेट कर करती थी, क्योंकि मालकिन ने मुझे मजबूर किया था कि अगर मुझसे बैठकर सफाई नहीं होती तो मैं लेट कर सफाई किया करूं, लेकिन काम हर हाल में करूं। मैं अपने आप को फर्श पर घसीट घसीट कर सफाई करने लगी। मेरी आंख शायद साया हो गई थी, क्योंकि उस आंख में इतनी बुरी तरह से नाखून लगे थे कि अब मुझे उसे दिखाई नहीं देता था। मेरा एक पूरा हाथ लटक चुका था, शायद ऐसा हड्डी टूटने की वजह से हुआ था। लेकिन मालकिन को कभी मुझ पर रहम नहीं आया। इतना सब होने के बावजूद भी मैं लॉन में ही सो रही थी। ऐसे में सर्दी की बारिश हुई तो मेरा सारा वजूद कपकपा कर रह गया। ना ही ओढ़ने के लिए कुछ था और ना ही ठंडी घास पर बिछाने के लिए कुछ था। मैं शदीद बुखार में तप रही थी और उस वक्त मालकिन को एहसास हुआ कि अब मैं उनके किसी काम की नहीं रही हूँ। ना ही मुझसे घर का कोई काम हो रहा था और ना ही मेरी तबीयत बेहतर थी। उन्होंने ज़मींदार को फ़ोन लगाया और कहा कि ये लड़की ठीक से काम ही नहीं करती, हम तो इससे बेजार आ गए हैं, इसे आकर वापस ले जाओ। ज़मींदार से न जाने उनकी क्या बात हुई कि अगले ही दिन मालकिन ने कहा कि तेरी अम्मा तुझे लेने के लिए आ रही है, सीधी तरह चलने की कोशिश कर और ख़बरदार जो अपनी अम्मा को कुछ बताया। मालकिन मुझे गाड़ी में बिठाकर बस स्टॉप तक ले गई। मेरी अम्मा वहाँ तक मुझे लेने के लिए आई थी। ज़मींदार ने उन्हें यही बात बताई थी कि मैं ठीक से काम नहीं कर रही हूँ, इसलिए मालकिन ने मुझे वापस भेजा है। मालकिन ने मुझे गाड़ी से उतारा और अम्मा से कहा कि अपना ये कूड़ा कबाड़ अपने पास ही रखो, ये हमारे किसी काम की नहीं, और गाड़ी का दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर लिया। मुझ में तो खड़े होने की भी हिम्मत नहीं थी और मैं अम्मा के सहारे जैसे तैसे बस स्टैंड पर लगी कुर्सियों तक पहुंची और वहीं लेट गई। मेरी हालत देख के अम्मा परेशान हो गई थी। मेरा चेहरा देखने लायक नहीं था, मेरा सारा वजूद ज़ख्मों से चूर था, यहाँ तक कि मैं खुद से उठकर उस बस में भी नहीं बैठ सकती थी जिसने मुझे वापस सरगोदा जाना था। अम्मा ने बस वाले से मिन्नत समाजत की, बस को कुछ पीछे करवाया, कुछ लोगों ने मुझे गोद में उठाया और बस में बिठा दिया। मेरी हालत बस में भी इंतहाई ख़राब थी। मेरी अम्मा मेरी हालत देख के रो रही थी और मुझसे पूछ रही थी कि ये सब क्या हुआ है। मैंने बड़ी मुश्किल से अम्मा को खुद पर बीता एक एक जुल्म सुनाया। मेरे कमर पर जले के हज़ारों निशान थे, मेरे बाजुओं को बुरी तरह मरोड़ा गया था, मेरी उंगलियों की हड्डियाँ टूटी हुई थीं, मेरे पैर की हड्डियाँ टूटी हुई थीं, मेरी आंखें सूज गई थीं, क्योंकि मालकिन के नाखूनों ने पूरी तरह मेरी आंखों को बर्बाद कर दिया था। एक आंख से दिखाई देना मुझे कब का बंद हो चुका था। ये सब सुनकर अम्मा की जान निकल गई थी। वो कहने लगी, ज़मींदार ने तो कभी ऐसी कोई बात नहीं बताई, वो तो यही कहता रहा कि तुम्हारी बेटी एक जज के घर पर है और खूब ऐश कर रही है। हमने भी ये सोचकर तुम्हें ज़्यादा फ़ोन नहीं किया कि कहीं तुम वापसी की ज़िद ना करो, हमारी याद तुम्हें सताएगी तो तुम घर आने की बात करोगी। मैं अम्मा के कंधे पे सर रख के ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और फिर बस में मौजूद 3 डॉक्टरों ने मेरी हालत ऐसी देखी तो खुद हमारे पास आ गए। उन्होंने मुझे इब्तदाई इमदाद दी और उसके बाद अम्मा से कहा कि उन्हें घर नहीं ले जाना चाहिए बल्कि किसी हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, इसकी ज़िंदगी को ख़तरा है। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने होश खो रही थी। इससे आगे क्या हुआ मुझे ठीक से नहीं मालूम, लेकिन जब मुझे कुछ होश आया तो मैं एम्बुलेंस में थी और अम्मा ने मुझे बताया कि हम लाहौर के सिविल हॉस्पिटल जा रहे हैं जहां मेरा इलाज होगा। उन तीनों डॉक्टरों ने अम्मा की बहुत मदद की थी और उन्हीं की वजह से मेरा इलाज शुरू हुआ था। मुझे आज हॉस्पिटल में पड़े कितने ही दिन हो गए हैं मैं नहीं जानती, मुझे कुछ याद नहीं, बस इतना मालूम है कि मुझसे अब ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता। मेरे जिस्म के हर हिस्से में तकलीफ़ है, पता नहीं कितने ज़ख्मों के निशानात हैं, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा ज़ख्म मेरे दिल पर आए हैं। मैं कभी नहीं भूल सकती कि एक ऐसी औरत ने जो खुद भी 3 बच्चों की माँ है, मेरी ऐसी हालत की है। मुझे इंसाफ चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आइंदा किसी और रिजवाना के साथ ऐसा कुछ ना हो।
हम मजबूरी में किसी के घरों में काम करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाए। ये कहकर रिजवाना ज़ारो कतार रोने लगी और वाकई ही उसका चेहरा देखकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने एक नज़र रिजवाना के माँ बाप पर डाली जो बेबस और लाचार थे। शायद उन्हें कानून से इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो अपने तौर पर जुस्तजू कर रहे थे। मगर ये सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ किसी का जुर्म नहीं छुपता। रिजवाना के साथ जो कुछ हुआ उसकी तस्वीर और फुटेजेस आपके सामने मौजूद हैं। हॉस्पिटल के डॉक्टरों के बयान भी आपके सामने हैं। फैसला आपको करना है कि जालिम के साथ खड़े होंगे या मजलूम का साथ देंगे। अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी आवाज़ उठाएं, ताकि रोज़े महशर आपको इस जुर्म का जवाब न देना पड़े। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और बताइए कि ऐसे लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। क्या जज की बीवी होने का मतलब ये है कि आप शहर और वतन में रहने वाले किसी भी शख्स को अपने पैरों तले रोन डालें? वो बच्ची जिसने 7 माह तक अपनी मालकिन की खिदमत की, उसके बच्चों का ख्याल रखा, जब वो किसी काम की न रही तो उसे गंद कहकर उसकी माँ के हवाले कर दिया। क्या गरीबों के बच्चे इन अमीरों के लिए गंद हैं, कोड़ा है? क्या गरीबों को जिंदगी जीने का कोई हक नहीं? अगर आज हमने रिजवाना के लिए आवाज़ ना उठाई तो कल ऐसी न जाने कितनी रिजवाना हमारे माशरे में मौजूद होंगी। ये अमीर लोग हैं, ऐसे ही हम गरीबों के बच्चों का इस्तेहसाल करते रहेंगे और कोई इंसाफ करने वाला नहीं होगा। रिजवाना के मामले में सब अपने अपने हिस्से का किरदार अदा करेंगे तो ही माशरे में बेहतरी आएगी।